हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पालमपुर गांव की कहानी में हम लोगों ने एक जो बिंदु है, एक मुख्य पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था उत्पादन के कारक। ठीक है, हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा था, उत्पादन के कारक एक पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए, उत्पादन के कारक 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, या इसको हम एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको जगह मिल जाएगी हम लोगों को करने की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, मैं इसे ऊपर करके लिख देती हूँ। पहला था हमारा श्रम। मैं उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रही, मतलब सीधा नहीं लिख रही हूँ, उल्टे सीधे पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। पहला है श्रम, दूसरा है आपका भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी भी 2 भागों में विभाजित होती है, वो होती है कार्यशील और एक होती है स्थायी पूंजी। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं भूमि, और आखिर में आती है हमारी मानव पूंजी। अगर मैं इसका इसे स्लैश डाल के लिख दूँ, ये भूमि है, अलग हो गया, ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, आती है मानव पूंजी। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन अभी इसलिए दिया है पहले कि आपको पता चल जाए कि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो आज हम मानव पूंजी के बारे में, यानी कि संसाधन के रूप में लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको परिचय दे देती हूँ। देखिए, संसाधन के रूप में जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग ने संसाधन पढ़े, भौतिक संसाधन, जैसे कि ये मार्कर है, मुझे लिखना था तो मैंने इस मार्कर का इस्तेमाल किया, ये भी एक संसाधन है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपके पास आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ तो है नहीं कि आप सब तक पहुँचे, तो ये माइक, ये भी संसाधन है। ये ब्लैक बोर्ड, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग विकास की ओर बढ़ सकते हैं, या जिससे हम अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, वो हमारे संसाधन होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि चलो भौतिक पूंजी संसाधन, तो मानव, हम लोग मानव जो है वो संसाधन कैसे हुए? क्योंकि जो मानव है वही जो है चीज़ों को निर्मित करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, इसीलिए मानव को एक संसाधन कहा गया है, क्योंकि जैसे ही हम जो है विकास करते हैं, विकास हम कैसे करेंगे? जब हम अपनी शिक्षा पे प्रशिक्षण मतलब आपकी ट्रेनिंग पे हम लोग ध्यान देंगे, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। इससे क्या होगा, जो हम लोग हैं, जो मानव है, उसका विकास होगा। वो नई नई चीज़ें सीखेगा, नए नए इन्वेंशंस, फिर बहुत सारी चीज़ें, और इसी तरीके से जो है हम विकास की प्रगति पर चल देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। संसाधन के रूप में मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। यानी कि हम संसाधन के रूप में लोग, मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी देश में, किसी एक देश में जो है कितने लोग जो है कार्य कर रहे हैं, कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका ही मानव संसाधन के रूप में बताता है। ठीक है, तो इसमें हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये दोनों आपस में संबंधित कैसे हैं। तो ठीक है, एक चीज़ इसका हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है कि हम जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो संसाधन। अच्छा देखो, अगर आप जनसंख्या की हम बात करें, ठीक है, अगर हम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसके देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ठीक है,
एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। अगर हम नकारात्मक, जैसे अगर हम जनसंख्या लें तो नकारात्मक क्या है कि जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, गरीबी बढ़ जाती है, आर्थिक विकास में दिक्कतें आती हैं, ये हम थोड़ा सा आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिर्फ खाली भी बता रही हूँ। लेकिन अगर हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा मतलब कि अच्छी जनसंख्या जिसमें हम जो है निवेश करके प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, तो जनसंख्या का हम एक फ़ायदा क्या है कि हम जो है इससे विकास की प्रगति सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे हमारा विकास जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा युवा जो हैं हमारे भारत में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो है अभी भी और प्रगति कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। मैंने आपको अभी बताया कि दो पहलू हो सकते हैं, एक तो होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक, ठीक है। क्या कर सकते हैं? नकारात्मक पहलू आपने देखा कि भोजन, शिक्षा, उसमें जब हम तक नहीं पहुंच पाती तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हमारा दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जनसंख्या है, जो हमारे पास जनसंख्या है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे शिक्षित करना, शिक्षा का क्षेत्र हमारा, ठीक है, उसे हम शिक्षित कर सकते हैं। प्रशिक्षण मैंने आपको अभी बताया, आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आपका प्रशिक्षण। और तीसरी जो मूलभूत सुविधा है वो है हमारा आपका स्वास्थ्य। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1, नंबर 2 आपका प्रशिक्षण। जब भी हम ये 3 चीज़ें, इसको मैं एक ट्रायंगल का दे देते हैं, उल्टा मैं त्रिभुज बना देती हूँ इसका, ठीक है। जब भी हम ये 3 चीज़ें जो है निवेश करते हैं, जैसे हम अपने बाज़ारों में पैसा जो है निवेश करते तो हमें बहुत सारा लाभ होता है ना, उसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जब सुविधाएं जो है हम मानवों को देते हैं, तो उससे जो है वो जो जनसंख्या है, जो मानव है, वो मानव पूंजी में निर्मित हो जाती है। क्या होता है, मैं फिर से बताती हूँ, जब भी हम शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं जब हम मानवों को देते हैं, ठीक है, उन पे निवेश करते हैं, मतलब उनके इस चीज़ के द्वारा हम निवेश करते हैं, तो क्या होता है, जो मानव होता है ना, वो मानव पूंजी में निर्मित हो जाता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ। देखिए, मान के चलते हैं, मैं आप इस चीज़ को एक बार छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। मान के चलते हैं ये 2 लोग हैं, ये एक लड़की है जिसका नाम है रमा, और ये लड़का है जिसका नाम है यश, ठीक है। ये वाली हम इनकी बातों के बीच की बातें डिस्कस नहीं करेंगे अभी। रमा और यश, ठीक है, ये 2 दोस्त हैं आपस में। रमा क्या करती है, रमा के पिताजी पढ़े लिखे हैं और वो उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रमा क्या करती है, 12वीं पास करती है, ये मैंने उदाहरण पहले भी दे रखा है, वो 12वीं पास करती है। यश जो है, इसके पिताजी जो है दैनिक मजदूर हैं, तो ये क्या करता है, अपने पिताजी के साथ ही मजदूरी करता है, मतलब इसको हम स्कूल जाने का मौका नहीं देते हैं, ये नहीं जाता है। अब रमा जब 12वीं पास कर लेती है, उसके बाद वो कॉलेज जाती है, पढ़ती है और भी बहुत सारे काम करती है, और वहाँ से जो है वो खेती करने के नए नए तरीके सीखती है, ट्रेनिंग लेती है, ठीक है, प्रशिक्षण जिसे हम कहते हैं। और इसे स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं। लेकिन यश क्या करता है, ये मजदूरी करता है अपने पिताजी के साथ, तो इसे इन सब चीज़ों के बारे में, इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। मान के चलते हैं थोड़ा सा इसकी गिरावट। अब क्या होता है, जब ये 5 या 10 साल बाद मिलते हैं, तो यश अभी भी क्या कर रहा होता है, वो मजदूरी ही कर रहा होता है, और जो रमा है वो क्या बन जाती है, वो पढ़ लिख के खेती के बारे में जो है सबको बताती है, विभिन्न तरह की खेतियों के बारे में जो है वो प्रशिक्षण जो है दूसरों को देती है, वो अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खोल लेती है, खेती प्रशिक्षण केंद्र जो है खोल लेती है। देखो,
अब आपने देखा हमने तीन चीज़ें, ये दोनों एक ही मतलब देखो दोस्त हैं, लेकिन रमा के पिताजी पढ़े लिखे थे तो उन्हें पता था शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है, तो उन्होंने उनको पढ़ाया। यश के पिताजी जो है मजदूर थे, दैनिक मजदूर थे, तो उसने अपने पिताजी के साथ अपना घर चलाने के लिए जो है अपनी मजदूरी करना शुरू कर दिया। तो यानी कि इसमें शिक्षा का निवेश क्या हुआ, मतलब इसके पिताजी ने इसे पढ़ाया नहीं, शिक्षा का निवेश बिल्कुल था ही नहीं। जब उसने शिक्षा ही ग्रहण नहीं करी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि शिक्षा का क्या महत्व है, वो उसे क्या क्या तरीके सीख सकता है। अब यही लड़की रमा इसको जाके सिखाती है, प्रशिक्षण केंद्र में जब ये जाता है तो ये इसे सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम मानव जो है, यानी कि जब हम एक मानव पर, एक इंसान पर जो है चीज़ें निवेश करते हैं, कौन सी तीन चीज़ें, पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा आपका स्वास्थ्य। इसको प्रशिक्षण भी मिला, शिक्षा भी मिली और इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या, हम इसको कैसे जो है जोड़ सकते हैं। देखिए बात समझने की ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हम सार्वजनिक सुविधा के अंदर भी हम समझते हैं, तो ये सब चीज़ें उसे मिली, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हम जैसे ही निवेश करते हैं, तो ये दोनों साधारण थे आपस, मतलब बिल्कुल एकदम एक ही तरीके से, लेकिन जब इसने जो है यहाँ पे निवेश किया गया, यहाँ पर अच्छा हुआ, तो इसकी बजाय ये, हालांकि हो सकता है ये बहुत इंटेलिजेंट हो, ये कर सकता हो, लेकिन जब इसे जो सुविधाएं नहीं मिली तो ये जो है, ये लड़की जो है रमा जो है उससे ज़्यादा बेहतर निकली और अभी भी वो उसका विकास इतना नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस यानी कि यहाँ पर हमने किसका निर्माण किया, मानव पूंजी का निर्माण किया। हम लोगों ने मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया और वो भी हम देखते हैं। थोड़ा सा देखते हैं मानव पूंजी का निर्माण जो है हम लोगों ने कैसे किया। चलो देखते हैं मानव पूंजी का निर्माण हम लोगों ने कैसे किया। ये मानव पूंजी में निवेश, निवेश कैसे, ये तीन तरीकों से मैंने आपको बताया, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं, जो किसको मिली, रमा को मिली, लेकिन यश को बिल्कुल नहीं मिली, जिसकी वजह से इसका विकास जो है वो ज़्यादा हुआ, ये अभी भी वही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग शिक्षा में जो है अपना जो है विकास करते जाते हैं, उसमें जितना ज़्यादा हम लोग निवेश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम बेहतर शिक्षित लोगों के लिए जो है लोगों को बनाते हैं। और जैसे ही हम शिक्षित लोगों को बनाते हैं उससे क्या होता है, उत्पादकता जो है हमारी बढ़ जाती है। उत्पादकता बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे लोग शिक्षित ज़्यादा, जब हम जैसे जितने शिक्षित होते हैं हमें नई नई तकनीकी समझ में आने लगे, हम नई नई चीज़ें बनाने लगेंगे, और जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें बनाने लगेंगे, नया नया विकास करेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता जो है उससे बढ़ जाएगी। एक मिनट, उत्पादकता बढ़ जाएगी, और उत्पादकता बढ़ने से क्या होगा, अधिक आय। जितने ही ज़्यादा हम चीज़ें बनाएंगे, जब हम उन्हें बाज़ार में बेचेंगे तो हमें उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, और उससे हम जो हमें पैसा मिलेगा हम उससे आगे और निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक और उदाहरण देती हूँ, ये इससे संबंधित उदाहरण नहीं है, ये जस्ट सिंपल है उदाहरण है आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जब हम निवेश और ज़्यादा करेंगे, जैसे मान के चलते हैं आपके पास 10 रुपये थे, आपने उससे एक चीज़ बनाई, उसको आपने बेचा 10 रुपये से, आपने एक चीज़ बनाई, उसको बेचा आपने 30 रुपये में, आपको कितने का लाभ हो गया, 20 का। यही जब 20 रुपये का लाभ आपको हुआ, आपने इस 20 रुपये से क्या करा, और चीज़ें बनाई, 40 की चीज़ बनाई, फिर उसको बेचा 80 में। यानी कि हमने 10 रुपये से जो चीज़ बनानी शुरू करी थी, जो काम शुरू किया था, अब 2 बारी की प्रक्रिया में ही आप देखो आपने 80 रुपये कमाए, ठीक है। तो इसी भली बाती से हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम मानव पूंजी में जितना हम
निवेश करते हैं हमें जो रिटर्न होता है या जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो प्रगति है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। आप लोगों ने जापान देश का नाम सुना होगा। वैसे जापान मेरा सबसे फेवरेट देश है कह सकते हैं, लेकिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो मानव पर जो हम निवेश करते हैं ना, जो मानव पूंजी पे वो निवेश करते हैं, 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जो निवेश किया जाता है जापान में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। 70% से ज़्यादा जो निवेश किया जाता है जापान में वो मानव पूंजी पे किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मानव पूंजी पे जितना ज़्यादा निवेश करेंगे, जितना हम संसाधन के रूप में लोगों को हम जितना जो है अच्छी सुविधाएं देंगे, उससे क्या होगा, उनके देश की जो आय है या उनका देश है वो उतना ही प्रगति करेगा। यही कारण है कि आज जापान जो है तकनीक में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसका 70% से ज़्यादा भाग या 70% भाग जो है वो किस में जाता है? मानव पूंजी में। वो निवेश कहाँ करता है? सबसे ज़्यादा मानव पूंजी में। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे। हमने मानव पूंजी में निवेश देखा, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की के आर्थिक क्रियाकलाप। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है। आर्थिक क्रियाकलाप देखो, हमारी जो आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक का मतलब होता है हमारा पैसों से संबंधित, है ना, पैसों से संबंधित। अच्छा, अब अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी पहले 3 क्षेत्रों के बारे में जो है हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आर्थिक यानी कि आर्थिक क्रिया कौन सी होगी? जो पैसों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका आय, दूसरा आता है आपका व्यय। आय मतलब हो गया आपने कितना कमाया, व्यय आपका हो गया आपने कितना खर्च किया। बिल्कुल ये बहुत सिंपल है। अगर हम देखें, जैसे मान के चलिए मेरी जो सैलरी है वो 20,000 है, ठीक है, 20,000 में से 18,000 अगर मैं 20,000 कमाती हूँ, उसमें से जो मैं 2,000 खर्च करती हूँ, तो मैं कितना निवेश कर रही हूँ? मतलब अगर आय मतलब आपकी सैलरी का देख लेते हैं, 20,000 है, और अगर मैं 2,000 या 2,000 से ज़्यादा अगर मैं 5,000 खर्च करती हूँ, तो ये मेरी बचत होगी 15,000 की। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जो पैसों से संबंधित होती हैं। और अब हम पैसों से आर्थिक क्रियाएं जो हैं, अगर हम किसे कहते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में अगर हम देखें तो हमारे पास अर्थव्यवस्था में हमारी 3 क्षेत्र है ना, 3 क्षेत्रों में बांटा गया अर्थव्यवस्था। अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक, दूसरा होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र, ठीक
ठीक है, आपके 3 क्षेत्र होते हैं। ये 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र आपका संसाधनों का जो है आप जो है उसको निकालते हैं, मतलब संसाधनों का जो है आप उपयोग करते हैं, और इसमें आपका कृषि भी आता है। कृषि आ गया, आपका मत्स्य पालन आ गया, ये हमारे प्राथमिक होते हैं, ठीक है। कृषि या पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है, जो भी चीज़ें, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने गेहूं उगाया, गेहूं उगा के उसने जो है बाजार में बेचा, उस गेहूं से आटा बना, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आ गया? विनिर्माण जो है, विनिर्माण से संबंधित सारी क्रियाएं आपकी यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आटे की पिसाई जो है वो किसी फैक्ट्री वगैरह में ही होगी, है ना, ठीक है। अब उस आटे को हम लोगों ने, या तो आटा जो है आप उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आटे से हम बिस्किट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, अब जो आपने चीज़ें बनाई हैं वो जो है उपभोक्ता तक, यानी कि हम लोगों तक, कंज्यूमर तक जो है कैसे पहुंचती होगी। तृतीय क्षेत्र में आपको जो है सुविधाएं जो है मिलती हैं, आपकी सुविधाएं नहीं, सेवाएं जो हैं आपको मिलती हैं। तो ये सेवाएं क्या करती हैं, इसमें परिवहन है आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, जो भी जो चीज़ें यहाँ द्वितीय क्षेत्र में जो है निर्मित होती हैं वो आप तक पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो है 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अगर आप यहाँ पे एक बार देखो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवाती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है ना। तो जो भी जैसे हम जो है खनिज निकालते हैं, ये जो भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं वो खनन और उत्खनन की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं, उसका होता है विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मतलब कि अब आपने जो भी संसाधन या कोई भी खनिज निकाला, या जो भी आपने चीज़ें जो हैं बनाई, कृषि के द्वारा जो हम चीज़ें जो हैं मिलती हैं, जो भी हम खेती के द्वारा चीज़ उत्पाद पाते हैं, उसका जो हम उत्पादन करते हैं उसमें विनिर्माण जो है शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब गेहूं होता है, गेहूं से जब आटे की पिसाई हो रही, तो जो आटा है वो कहाँ पिसा जाएगा? ये उद्योग, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ये औद्योगिक होता है, ये विनिर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल होता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। संचार, बैंकिंग, पर्यटन सेवाएं, ये सारी जो है सेवाएं जो हैं आपको प्रदान की जाती हैं तृतीय क्षेत्र में। इसी से सेवा का क्षेत्र भी बोला जाता है, इसे हम सेवा का क्षेत्र में बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी उद्योग हैं वो आते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये तीनों क्षेत्र में जितने भी हमारा उत्पादन होता है, उससे जो है हमारी राष्ट्रीय आय, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक साल के अंदर, यानी एक वर्ष के अंदर जितनी भी सेवाओं और जितना भी उत्पादन जो है होता है चीज़ों का, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, ये सब क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और आर्थिक क्रियाओं के 3 भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रीय आय को बनाती है, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद जिसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका बाजार क्रियाएं और दूसरी होती है गैर बाजार क्रियाएं, ठीक है। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं यहाँ पे, तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं, जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती हैं बाजार
एक होती है हमारी बाजार क्रियाएं, दूसरी होती है हमारी गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, ये हमारी बाजार क्रियाएं होंगी और दूसरी होती है हमारी गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, अब बाजार और गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती हैं ये देखते हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। यानी कि बाजार क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें आप जो है वेतन और लाभ के उद्देश्य से जो है आप जो भी क्रियाएं करते हैं तो उसके लिए आपको उसका भुगतान मिलता है। ठीक है, इनमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, इनमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तु और या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। यानी कि इसमें सरकारी सेवाएं यानी कि सेवाओं के बारे में और उत्पादन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए आपको जो है वेतन मिलता है। ठीक है, गैर बाजारी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो स्व उपभोग के लिए उत्पादित किया जाता है। जैसे कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप अपने यूज़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने उपभोग के लिए जो है आप बनाते हैं, वो आपकी होती हैं गैर बाजारी क्रियाएं। क्यों? क्योंकि आप उसे बेचते नहीं हैं बाजार में। ठीक है, उससे आपको आप उससे कोई लाभ या कोई उसको वेतन जो है आप नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ गैर बाजारी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो स्व उपभोग मतलब खुद के लिए आप जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, बाजार और गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो बाजार क्रियाएं वो होती हैं जिसमें सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन होता है और उसके लिए आपको जो है वेतन मिलता है। गैर बाजारी क्रियाएं मैं आपको फिर बता रही हूँ वो होती हैं जिसमें आप जो है अपने खुद के उपभोग के लिए, स्वयं उपभोग के लिए जो है आप काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण था जापान जैसे देशों का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमने आर्थिक क्रियाएं पढ़ा तो अब हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। ये जो पॉइंट है रह गया था, मैं आपको बता देती हूँ। आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। जब मैंने आपको आर्थिक क्रिया बताया था तो मैंने बताया था कि वो पैसों से संबंधित है, लेकिन जो गैर आर्थिक आपकी क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? पैसों से संबंधित होंगी? नहीं, ये वो क्रियाएं होती हैं जो पैसों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें पैसों से संबंधित क्रियाएं कोई भी नहीं होती, यानी कि इसके अंदर ना तो आय आता है, या तो आप इसमें ना ही तो आप कुछ कमाते हैं, ना ही आप इसमें कुछ खर्चा करते हैं। आय और व्यय का इससे कोई लेना देना नहीं है, पैसों से संबंधित क्रियाएं नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आपके धार्मिक अनुष्ठान, आपका धार्मिक अनुष्ठान, ये जो आप हवन वगैरह करवाते हैं, तो इसके लिए कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके लिए कोई आपको सैलरी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रिया के बारे में। मैंने गैर आर्थिक क्रिया का आपको एक उदाहरण दिया था जिसमें आपका था, मैं फिर से लिख देती हूँ, धार्मिक अनुष्ठान। और जो हम मुफ्त में जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं ना, जो हम मुफ्त में जो है हम सेवाएं प्रदान करते हैं, ये भी जो है गैर आर्थिक क्रियाओं का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान हो गया। और हमारी जो मुफ्त में जो भी हम सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, ये सारे हमारे गैर आर्थिक क्रियाओं के जो है उदाहरण हैं। अब हम जो है अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। और ये जो है सीधा नहीं आता है क्वेश्चन, इसका जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। जनसंख्या की गुणवत्ता, है ना, यानी कि
कोई भी जब हम कहते हैं कि हाँ इस देश में जो लोग हैं वो प्रगति कर रहे हैं, या यहाँ की मानव पूंजी का जो है निर्माण बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो विकास है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ना गुणवत्ता देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो जनसंख्या की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो कैसी है। और उसके लिए ना कुछ मापदंड होते हैं जो पहले से ही निर्धारित होते हैं। अगर उन मापदंडों पर, जो मापदंडों पर वो खरे उतरते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ किसी देश की वो जनसंख्या जो है वो गुणवत्ता है, मतलब उसमें गुणकारी है, जो अच्छी है। पहला होता है आपका साक्षरता दर, कि किस देश के कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। जीवन प्रत्याशा से निरूपी व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यानी कि जो जनसंख्या की गुणवत्ता है वो आपके साक्षरता दर, यानी जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि ये शिक्षा के बारे में बात कर रहा है कि कितने लोग जो है वहाँ के शिक्षित हैं। स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं। तो शिक्षा के अंदर ही इसने प्रशिक्षण को भी रखा है और स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, कि यानी कि कोई भी देश कितना प्रगति कर रहा है उसकी जो है जो जनसंख्या की गुणवत्ता है वही जो है निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षर की पढ़ी लिखी, अब ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी और अगर स्वस्थ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, देश जो है हम विकास नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर तो उनका जो व्यय है, जो खर्चा होगा, जो सरकार का खर्चा है, वो तो उनकी बीमारियों को ठीक करने में ही चला जाएगा। इसीलिए साक्षर यानी शिक्षित और स्वस्थ भी जनसंख्या अगर होगी तो ही हम कह सकते हैं कि वो जो है परिसंपत्तियां हम जो है कह सकते हैं एसेट्स, मतलब जिसका जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। और जनसंख्या की गुणवत्ता यहाँ पे पहला जो है आपको उदाहरण दे रखा है, शिक्षा का दे रखा है। तो ये पहली जो ज़रूरत है कि गुणवत्ता को पहचानने का पहला मापदंड क्या है आपका, वो है शिक्षा। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी जगह पर आप जो है अगर आपका अपने देश का विकास करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जो है शिक्षा प्रदान करें। किन्हें? अपने आने वाले बच्चों को, या जो अभी यहाँ पर लोग हैं, मतलब जो है बच्चों को जो है आपको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आप लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना होगा, है ना। सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि सभी बच्चों को जो है वो शिक्षित किया जाएगा। 8 से 14 साल तक के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। ठीक है, 8 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अच्छा, अब क्यों जो है सरकार जो है इतना व्यय करती, इतना खर्चा क्यों करती शिक्षा पे? क्योंकि सरकार को भी पता है कि जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे उतनी ही देश का विकास होने के लिए संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मापदंड इसीलिए शिक्षा को रखा गया है। यदि अगर हमारी एक बच्चा, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था रमा और यश का, वो ज़्यादा शिक्षित थी, उसने पढ़ाई लिखाई करी, तो वो यश से ज़्यादा बेहतर जो है चीज़ों को जानती थी, समझ सकती थी, और उसका जो विकास था यश के विकास से ज़्यादा आगे था। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है मुख्य उसका मापदंड है, मतलब वो शिक्षित थी। ठीक है, अच्छा, अब सरकार जो है, अब हमें पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, तो वो तो शिक्षा या स्कूल अपने बच्चों को कैसे भेजें तो भूल ही जाइए। तो इसके लिए सरकार ने जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है, जो भी आप कह सकते हैं कि कार्यक्रम जो है चलाए हैं। अब हम उन कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं एक आता है दोपहर के भोजन की योजना, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोपहर के भोजन की जो योजना है वो बताया गया है।
यहाँ पे प्राथमिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, वाला पॉइंट मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दोपहर के भोजन की जो योजना है, ये क्या किया गया है, बच्चों का जो मतलब जो स्कूल है वो आए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, तो वो अपने बच्चों को जो है भेजते नहीं हैं स्कूल, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही वो स्कूल जाएंगे उनकी आवश्यकता बढ़ जाएंगी, उन्हें भोजन देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो किताबें वगैरह हैं। इसीलिए सरकार ने जो है दोपहर के भोजन की योजना करी है। उसमें क्या होता है, बच्चों को मुफ्त में जो है भोजन जो है दिया जाता है, यानी कि उनसे उनका पेट भरना भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि जब कहते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो हम अपना काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो दोपहर के भोजन की योजना है, ये इसीलिए है ताकि जो बच्चे हैं इससे जो हैं वो एक अट्रैक्शन हो जाए कि हाँ, जैसे लोगों को लगे कि हाँ चलो बच्चों को वहाँ भोजन मिलेगा और वो पढ़ेंगे भी। इससे क्या होगा, भोजन के साथ साथ जो स्कूलों में जो बच्चों का जो गिरावट आ गई थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इससे वो जो गिरावट है बहुत कम हुई थी। बच्चों ने जो है एडमिशन लेना शुरू करा था। ये जो है एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी सफल योजना जो आज भी चल रही है। जो इसमें गिरावट है वो बहुत कम आ गई थी, बच्चों का जो एडमिशन है, जो दाखिला जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि इससे बच्चों ने दाखिला लेना शुरू करा। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, मतलब इसमें यही था कि केंद्र सरकार जो है सबको जो है उनका पाठ्यक्रम वगैरह जो भी हम चीज़ें जो हैं बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें हम देख सकते हैं कि आज भी सरकारी स्कूलों में, ठीक है, सरकारी स्कूलों में आपको 8वीं क्लास तक, 1 से लेके 8वीं कक्षा तक जो है आपको मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं। ठीक है। तो वो क्यों दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो मैंने बताया कि भी वो खाने का भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं करवाई गई हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षित हो सकें। ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। पहले जो ये 18% हुआ करती थी जनसंख्या का बताया गया, फिर वो 2011 में 74% हो गई, यानी कि साक्षरता दर जो है, साक्षर होना जो है एक अधिकार भी कहा गया है कि हर एक का अधिकार है कि वो साक्षर हुए, शिक्षित हुए। ठीक है। तो जब आपके पास अगर ये मान के चलिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, तो आप ये सब सारी बातें लिख सकते हैं कि विकास, अगर जनसंख्या शिक्षित होगी तो उससे हमारा जो है विकास अच्छा होगा। विकास अच्छा कैसे होगा, जितनी ज़्यादा शिक्षित होगी, नई नई तकनीकें बनेंगी, नए नए उत्पाद बनेंगे। ठीक है। तो ये सब आपस में आप सारा जो है उसको रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, तो उसके लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। तो आप 2-3 योजनाओं के बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमने कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन अगर जो लोग हैं अगर वो बीमार रहने लग जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या जो विकास की दर है या जो विकास है क्या वो पूरा हो पाएगा सही से? नहीं। क्या हम लोगों ने जितना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हाँ हम इस साल में इतना विकास करेंगे, क्या वो हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है सरकार का कि वो आपको स्वास्थ्य सुविधा जो है वो आपको दी जाए। ठीक है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता है। बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पे कि अगर मान के चलिए मैं बीमार हूँ और मैं आ जाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो क्या मैं उसी तरीके से पढ़ा पाऊंगी जिस तरीके से जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हुआ करती वो पढ़ूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा ध्यान तो मेरी बीमारी में जाएगा, कभी पानी पीने में, कभी गोली लेने में, कभी कुछ। तो मैं उस लेवल का जो कंसंट्रेशन जो मैं अभी आपको पढ़ा सकती हूँ वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है बहुत 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 ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, अब स्वास्थ्य सुविधाओं में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें आपका आता है शिशु मृत्यु दर।
अगर हम आज़ादी से पहले या आज़ादी के 1-2 मतलब 20 साल बाद की बात करें तो क्या था, शिशु मृत्यु दर बहुत था, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी हमारे देश में उनका इतना विकास तेजी से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जन्म दर जो है वो तो कम ही रहा, मृत्यु दर जो है ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, ये भी हुआ था। तो क्या हुआ, जब जन्म दर जो है कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा आधे से ज़्यादा खर्चा, सरकार का आधे से ज़्यादा खर्चा तो लोगों का स्वास्थ्य सही करने में ही चला जाएगा, तो वो क्या बाकी जगहों पे वो निवेश करेगी। ठीक है, इसीलिए क्या करा सरकार ने, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत सारे डिस्पेंसरी खोले गए, प्राथमिक केंद्र, आंगनवाड़ी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें खोली गई। आशा बहन के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, जो है आपको चीज़ें जो है बताती है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए, आपका जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका भी वो ध्यान रखती है। और स्वास्थ्य के लिए और क्या करा गया, फ्री वैक्सीनेशन, है ना, जो टीकाकरण है आपका, आपने देखा कि जो टीकाकरण करवाती है सरकार, वो कैसे करवाती है, बहुत ही वो मुफ्त में होता है या बहुत ही कम दामों में जो है आपको मिलता है। ठीक है, आप अगर ध्यान दें, मैं आपको पोलियो की बात करती हूँ। आज से 30-40 साल पहले ये थोड़ा सा पोलियो की ज़्यादा थोड़ी बीमारी हो गई थी, तो पोलियो की जो फ्री ड्रॉप्स जो है, आपने देखा होगा पोलियो के शिविर भी लगते हैं, है ना, जो वो कैंपेन लगती है वो इसीलिए लगती है ताकि लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाए, उनको जो है कोई भी बीमारी ना घेरे। तो हम कह सकते हैं कि अगर जनसंख्या की गुणवत्ता देखनी है तो उसमें दूसरा मापदंड, हमारा दूसरा पॉइंट जो है क्या आता है, वो हमारा आता है स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें फिर अगर एक प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के क्या वो है, और अगर इसमें आ जाए कि स्वास्थ्य सुविधा जो है विकास में कैसे जो है हमारी मदद करती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर कोई भी जनसंख्या अगर स्वस्थ है तो वो अपना पूरा 100% जिसे हम कहते हैं, या पूरा अपना योगदान जो है वो किसी एक उत्पादन की क्रिया में अच्छे से दे पाएगी, ना कि एक बीमार व्यक्ति दे पाएगा। और स्वास्थ्य सुविधा सरकार ने जो उपलब्ध कराई है वो कौन कौन सी हैं, आप लिख सकते हैं। मुफ्त में टीकाकरण के बारे में आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो प्राथमिक केंद्र और डिस्पेंसरी वगैरह गाँव में खोले जा रहे हैं, और मुफ्त में जो कैंपेन हम लोग करते हैं, आप इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो आती है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी एक तरीके का हम अभिशाप कह सकते हैं कि हम जैसे भारत देश में जो है बेरोजगारी का जो दर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आप लॉकडाउन में देख लीजिए, कम से कम 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों को गंवाया है। सिर्फ इन 4 महीनों में अगर 1-1.5 करोड़ लोगों ने नौकरी को गंवाया तो सोच लीजिए पूरे साल में कितने लोगों का ऐसा हाल होता होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बेरोजगारी जो है ये जिस देश में बेरोजगारी दर जितनी कम होती है वो देश उतना ही जो है विकास करता है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता इस पर भी आधारित है। अच्छा, अब हम बेरोजगारी के ना 2 प्रकार पढ़ेंगे। बेरोजगारी के 2 प्रकार होते हैं, एक आपकी होती है ग्रामीण बेरोजगारी, एक आपकी होती है ग्रामीण बेरोजगारी, एक होती है आपकी शहरी बेरोजगारी। बेरोजगारी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है आपकी ग्रामीण, दूसरी होती है आपकी शहरी बेरोजगारी। ठीक है, अच्छा, ग्रामीण बेरोजगारी में कौन कौन सी बेरोजगारी आती है, इसमें आपकी आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी, इसमें आपकी आती है छुपी हुई बेरोजगारी, या इसे हम कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मौसमी बेरोजगारी। अच्छा, अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ये मैं बताती हूँ आपको। और ये ग्रामीण क्षेत्र में आप मतलब आप ये बोलोगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों आपने मैम इसको जो है लिखा है। देखो क्या होता है, जैसे उत्पादन हुआ, ठीक है, सितंबर से लेकर मार्च तक जो है पूरा का पूरा आपने उत्पादन किया, बाजरे का, गेहूं का, जिसका भी आपने किया, ठीक है, फसल की कटाई हुई, उसको बेच दिया। उसके बाद जब आप मौसम उसका सितंबर में ही तो आएगा ना,
कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ मार्च में सारा काम खत्म कर दिया, अब आपको सितंबर तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। जो मौसम के अनुसार जो आप फसल उगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मौसम मार्च में ही आ जाएगा, है ना, तो आपको सितंबर तक इंतजार करना है। तो अगर मार्च से सितंबर के बीच में अगर आप उसका गैप देखो, कितने महीने का हो गया, लगाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का गैप हो गया। मतलब आप मान के चलो 4 से 5 का महीने, 4 से 5 महीने। अब वो जो परिवार है वो अपना गुजारा कैसे करेगा, है ना, ये भी बात भी सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको जो है वहां से बाजार में बेच रखा है तो रोज रोज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, हर महीने कुछ नहीं। 4 से 5 महीनों के लिए अब जो परिवार है वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गया, यानी कि प्रत्येक मौसम के लिए वो बेरोजगार हो गया। इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि मौसमी बेरोजगारी मतलब कि मौसम के अनुसार उसने जो उत्पादन किया ठीक है, अब लेकिन जो बच गया, जो महीने बच गए, उसमें वो क्या करता है। तो अभी हम लोगों ने पालमपुर में जो दैनिक श्रमिक पढ़े थे ना, तो उसमें कहा भी था मैंने आपको कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है जैसे उत्पादन कर लिया उसके बाद वो खाली बैठे, तो वो ये काम करते हैं। क्या करते हैं, या तो वो दैनिक मजदूरों की तरह काम करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये जो 4 से 5 महीने का जो टाइम है, ये जो है बहुत ही ज्यादा उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है। यही जो है मौसमी बेरोजगारी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करें तो शहरों में ना बेरोजगारी थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे है मैं बताती हूँ। शहरों में होती है शिक्षित बेरोजगारी, इसमें हम बोल सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, है ना, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, अगर हम देखें तो शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो गांव से लोग शहर में आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, वो शिक्षित भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो भी वो सैलरी वगैरह चाहते हैं उस पर उनको काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगारी ये जो है ये भी एक तरीके की बेरोजगारी है जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा आगे इसका अभी हम पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी होती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब मौसमी बेरोजगारी आपको समझ में आ गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कैसे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ध्यान से आप देखना। जैसे मान के चलो, मैंने पहले भी दिया है ये एक कह सकते हैं एक जमीन है, जमीन पर 10 लोग काम करते हैं। 10 लोगों के काम करने से जो है वो उत्पादन जो है 10,000, मतलब कह सकते हैं कि 10,000 रुपये जो है वो कमाते हैं। अब उसी जमीन पर 15 लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 15 लोग मैंने ये बना दी कि 15 लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनका उत्पादन है तब भी वो 10,000 ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो आवश्यकता तो 10 लोगों की है, काम कितने लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 15 लोग कर रहे हैं। तो जो 5 लोग हैं वो तो बेकार की ही है, क्योंकि उनसे तो कोई उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है। लोगों को बढ़ाने से उत्पादन थोड़ा बढ़ रहा है, वो तो अभी भी उतना ही है, 10,000 ही है ना। तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि अच्छा, अगर आप दूर से मतलब जैसे आप हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि सारे के सारे लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके काम करने से उत्पादन बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। उत्पादन तो वही है, पहले 10 लोग काम कर रहे थे तो भी 10,000 कमा रहे थे, यहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं तब भी 10,000 कमा रहे हैं। तो उन 5 लोगों को लगाने से, जो अतिरिक्त 5 लोग हैं उनको लगाने से हमारे उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं आया, इसलिए हम इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण देखा है। अब क्या होता है
जिस तरीके से हम कहते हैं, मैंने बताया कि बेरोजगारी जितनी ज़्यादा होगी आर्थिक विकास उतना कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सरकार का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है ना, वो कहाँ चला जाता है? लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही चला जाता है। इसीलिए वो मानव पूंजी में कम जो है निवेश कर पाते हैं, उनके पास निवेश के लिए पैसा बचता ही नहीं है, इसीलिए जो विकास की दर है वो कम रहती है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। ध्यान से देखिए, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्य जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है, ठीक है, और इससे समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो असर भी पड़ा। फिर क्या है, जब बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनके पास अगर स्वास्थ्य संबंधित जो है वो काम ना करवा पाए, फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाए, तो उसका स्वास्थ्य स्तर में भी गिरावट आ जाती है। इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। अगर बेरोजगारी होगी, काम नहीं होगा, तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, किसके पास जाएंगे? सरकार ही उनका सारा काम करेगी, उनको सारी आवश्यकताएं जो है वो करवाएगी, है ना। अब क्या होगा, उससे क्या होगा? क्या वो जो है कर पाएगी? नहीं। सरकार उतना निवेश कर पाएगी जितना वो कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो इस चीज का भी हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 मापदंड थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें, तो मैंने आपको शिक्षा के बारे में एक बताया था कि शिक्षा के लिए जो है हम लोगों ने जो है क्या क्या काम करा था, क्या जो सुविधाएं थी। एक तो था सर्व शिक्षा अभियान, ये मैं पॉइंट एक बार बहुत रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और क्या था? दोपहर के भोजन की योजना। आप ये सब लिख सकते हैं अगर आ जाता है कि सरकार ने ऐसे क्या क्या कार्यक्रम चलाए जिससे शिक्षा में वो शिक्षा स्तर को बढ़ा सकती है। दोपहर के भोजन की योजना, है ना। दोपहर के, ये शिक्षा यहाँ लिख दिया मैंने, सर्व शिक्षा अभियानों के दोपहर के भोजन की योजना या भोजन कार्यक्रम जो है, ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये भी चलाया गया है। और तीसरी चीज जो है, आप क्या लिख सकते हैं, सरकार जो है आपको, जैसे आप बहुत अच्छे अंक लाते हैं तो आपको वो देती है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी जो है आपको छात्रवृत्ति जो है आपको दी जाती है, जिससे कि आप जो है और पढ़ सकें, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मानव पूंजी के बारे में है। एक बार हम सारे के सारे पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप एक बार ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, हम सिर्फ खाली ना अभी हम सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी, मैं इससे वाइट कलर ले लेती, ठीक है। पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी है, हम वो देखते हैं। पहला हमने पढ़ा मानव पूंजी के बारे में, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मानव पूंजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब जो मानव है, जो जनसंख्या है, वो संसाधन के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ा, ठीक है। मानव पूंजी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और एक मिनट, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मानव पूंजी में जो हम लोगों ने निवेश करा था वो किस 3 तरीकों से कर सकते हैं। उसमें आपका आता है शिक्षा, प्रशिक्षण और साथ ही साथ हम कह सकते हैं, शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, साथ साथ हमारी आगे स्वास्थ्य सुविधाएं। तो अगर किसी मानव पूंजी में निवेश करना है तो आपको इन 3 चीजों में निवेश करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण देखें तो मैंने आपको उदाहरण किस देश का दिया था, बिल्कुल सही, मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया था, क्योंकि उसको 70% से
प्रतिशत से ज़्यादा जो भाग है वो मानव पूंजी के निवेश में जाता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है, पैसों से संबंधित। इसमें आय और व्यय दोनों होता है, यानी कि आप कमाते भी हैं और खर्च करते हैं। ये हैं आपकी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र, जो आपका कृषि से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन की जितनी भी प्रक्रिया है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। फिर आपका आता है द्वितीय क्षेत्र। मैं आपको सारा रिपीट इसलिए करवा रही हूँ और ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताया था कि अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आर्थिक क्रियाओं के 3 जो है भाग होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका तृतीय क्षेत्र आ गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपका उत्खनन, खनन, मत्स्य पालन, कृषि ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र में आप विनिर्माण, यानी कि जिसमें आप उद्योगों के द्वारा जो यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से जो भी आपको उत्पाद प्राप्त होता है, आप उसका जो है उसको चेंज करके दूसरी मतलब बदल कर जो है उसका एक नया रूप देते हैं। फिर तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे माल बनाया, जितनी भी चीज़ों का आपने यहाँ पे उत्पादन किया है, वो जो है तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं वो जो है चीज़ें जो है बाजार में पहुंचाती हैं। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आर्थिक क्रियाएं होगी। आर्थिक क्रियाओं के 2 रूप होते हैं, मैं बताना चाहती हूँ। एक होती है क्रियाएं होती हैं, एक होती हैं गैर बाजार क्रियाएं, और एक और होती है, वो होती है बाजार क्रियाएं, है ना। बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें कि आपका बाजार क्रिया क्या होती है, जिसमें आपका जो है वेतन और लाभ के लिए जो भी आप श्रम करते हैं उसको आपको भुगतान मिलता है। गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, उसमें आप स्व उपभोग के लिए जो है आप जो है उत्पादन करते हैं। यहाँ पे आप उत्पादन क्यों करते हैं, ताकि आपको लाभ मिल सके, आपको वेतन मिल सके। इसमें आपका सरकारी सेवाएं भी और उत्पादन, वस्तु का उत्पादन दोनों शामिल है। गैर बाजार क्रियाएं सिर्फ खुद के लिए, स्व उपभोग के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जब हम लोगों ने आर्थिक क्रियाएं पढ़ा तो यहाँ साइड में मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये वाला हिस्सा मिटा देती हूँ क्योंकि ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखनी है, अब आपने आर्थिक क्रियाओं का देखा। आर्थिक क्रियाओं के 2 हिस्से होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और उसके बाद हमने उसकी 2 क्रियाएं पढ़ी, बाजार और गैर बाजार क्रियाएं। उसके बाद हम लोगों ने देखा गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो जो है पैसों से तो संबंधित बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, गैर आर्थिक क्रियाएं जो है पैसों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जिसमें आपका आता है धार्मिक अनुष्ठान, मैंने बताए थे, और जो भी हम मुफ्त में सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, ये सारा का सारा उसमें आता है। की गुणवत्ता, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम देखें तो जनसंख्या, है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। तो अगर हम जनसंख्या की गुणवत्ता के 3 जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे या जो भी मापदंड देखे थे वो क्या थे, वो देख लेते हैं एक बार। ये है जनसंख्या की जो हमने गुणवत्ता देखनी थी, उसके लिए हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला था हमारा शिक्षा, फिर उसके हिसाब से हमने उसमें कार्यक्रम देखे थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब सारी चीज़ें देखी थी। दूसरा हम लोगों ने देखा था स्वास्थ्य संबंधित जो चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं, वो जो है सरकार कैसे आपको देती है।
तीसरा हम लोगों ने बेरोजगारी के बारे में पढ़ा। फिर हमने बेरोजगारी में भी जो है दो भाग देखे थे, एक होता है आपका ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा होता है आपका, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ क्योंकि फिर यहीं पे मैं पॉइंट बना दूंगी तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। बेरोजगारी में आपको मैंने दो प्रकार बताए थे बेरोजगारी के, एक होता है ग्रामीण बेरोजगारी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में दो पॉइंट्स आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं, एक आपकी आती है मौसमी बेरोजगारी, है ना, और एक आपकी आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में आपकी आती है सिर्फ एक ही, जिसमें आपको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, है ना, जो नगरीय क्षेत्रों में देखी जाती है वो आती है आपकी शिक्षित बेरोजगारी। तो ये उसका एक पॉइंट है, ठीक है, ये इसके दो पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट है। तो ये सब हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको आज का सारा पार्ट समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई। थैंक यू।